ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज के वीडियो में हम कॉस्ट शीट का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो थोड़ा सा डिटेल्ड है। उसको इस तरह से मैंने पढ़ाया है कि 5वीं क्लास का भी बच्चा अगर ध्यान दे तो उसको इजीली समझ सकता है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है लेक्चर सीरीज का। आज के वीडियो में हम ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको, सिंपल चीज़ें से आप लोग को वापस से मैं प्रैक्टिकल जो इसका क्वेश्चन करना है उसकी फॉर्मेट किस तरह से बनता है, क्या क्या उसका कंटेंट है, उसको याद करने का लॉजिकल तरीका क्या है, आज के वीडियो में वापस से थोड़ा सा मैं रिपीट करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है। आपको एक क्वेश्चन वगैरह चाहिए, मैंने आप लोग को बोला है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आप लोग को वहां पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिशन क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझने से पहले एक बार हम वापस से फॉर्मेट समझ लेते हैं, जिसका लॉजिकल बेस क्या है, समझ मतलब बोलना उसको याद करने का। तो थोड़ा सा आप लोग को सिंपल तरीका बताता हूं जो अगर आप लोग समझ लेंगे तो उम्मीद है कि उसको हमेशा आपको याद रहेगा। अब उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ये मार्कर, तो इसका अगर मुझे कॉस्ट निकालना, अभी इसको मार्कर आप लोग बोलते ना, तो डिजिटल बोर्ड का है लेकिन नॉर्मल मार्कर आप लोग या आपकी पेन समझ लीजिए। तो अगर मुझे उसका कॉस्ट निकालना है तो मेनली अगर हम लोग उसको कॉस्ट शीट के हिसाब से देखेंगे तो उसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, मेनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट को अगर हम लोग को बांटना है तो एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल पेन का लिया है, तो उसके ऊपर जो डायरेक्टली खर्चा लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसमें वो तीन कैटेगरी वो लोग लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे पेन बनाना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसका मटेरियल, प्लास्टिक, उसकी इंक, उसके निब, तो ये सब क्या रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें तीन चीजें आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट मटेरियल, फिर उस पेन को बनाने के लिए जो लेबर काम कर रहा होगा, जो उसके ऊपर डायरेक्टली काम कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। और फिर उसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे, जैसे उसका मोल्ड वगैरह लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो मोल्ड के बगैर वो पेन रेडी नहीं होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर उसके ऊपर कोई डायरेक्ट खर्चा होगा, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया उसका मोल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें भी तीन कैटेगरी है मेनली, ठीक है ना, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा अलग लॉजिक लूंगा, क्योंकि बच्चे लोग को फॉर्मेट याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मेट ऐसा पढ़ाऊं कि बोला ना, 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ ले, तो आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अभी आपके लिए पेन का, तो पेन में तीन एक्सपेंसेस मेनली है, डायरेक्टली, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप लोग ये तीनों को मिलाएंगे तो बन जाता है आपका प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये तीनों मिला के हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है प्राइम कॉस्ट। तो ये आपके फॉर्मेट का पहला सा पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पेन के ऊपर जो पेन मतलब जो भी मटेरियल आप लोग बना रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली खर्चा होगा। फिर आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब आप सोचेंगे तो भाई पहले प्रोडक्ट बना, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग समझ सकती है, पूरा उसको बनाने के लिए जो खर्चा लगा, मेनली डायरेक्टली जो लगा वो। अब उसके अलावा वो फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री में और भी खर्चे होते हैं, जैसे वहां पे फैक्ट्री में वॉचमैन होगा, वहां का रेंट होगा, या वहां की लाइट बिल होगी फैक्ट्री की, तो वो सब क्या आएगा, इनडायरेक्ट में आते हैं। लेकिन उसकी भी तीन स्टेप कैटेगरीज आप लोग समझ सकते हैं। या तो मेनली वो खर्चा होगा आप लोग का फैक्ट्री से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, जो खर्चे होंगे एक्स्ट्रा, जो इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो या तो फैक्ट्री के रहेंगे, या तो आप लोग बोल सकते हैं वो हो सकते हैं ऑफिस के, या हो सकते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ये तीन कैटेगरी में ही मेनली चीजें आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बाद में आप समझेंगे तो आप लोग को टेंशन नहीं आएगा। लेकिन ये मेन चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, या तो पहले फैक्ट्री में बनेगा, उसके बाद फैक्ट्री से फिर ऑफिस में आएगा, फिर उसको बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी है। अब तीनों में ऐसा होता है कि फैक्ट्री में मटेरियल भी लगे,
लेबर भी लगे और एक्सपेंसेस भी लगे, लेकिन वो सब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। वैसे ही ऑफिस में, वैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बोलूंगा कि हम लोग ने ऑफर चलाए, डिस्काउंट के लिए ऑफर चलाए, तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट का ऑफर हम लोगों ने क्यों चलाए? क्योंकि हम लोग को उसको सेल करना है, तो वो खर्चा कहाँ चलेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। बराबर है। हम लोगों ने ऑफिस स्टाफ की सैलरी पे करे या डायरेक्टर की फीस पे करे। अब डायरेक्टर कहाँ के लिए होता है? मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, तो उसको कहाँ पे डालेंगे हम लोग? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। या हम लोगों ने बोले कि हम लोगों ने फैक्ट्री का रेंट भरे या फैक्ट्री की लाइट बिल भरे, तो सिंपल सी बात है, वो खर्चा कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। बराबर है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब सबके आगे क्या लगता है? ओवरहेड्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है ना, तो इनको हम लोग ओवरहेड्स में काउंट करते हैं। ठीक है ना, याद रखना। मतलब इन लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरहेड्स बोलेंगे। बस इसी में फॉर्मेट है। यही कैटेगरी हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई अगर वो खर्चा डायरेक्ट मेटल का है कि डायरेक्ट लेबर का है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, मतलब वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, या था क्या वो खर्चा फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। बस इतना ही है, इसमें ही फॉर्मेट आप लोग को समझना है। अब लॉजिकली देखेंगे तो पेन बना, फिर उस बनने के बाद उस फैक्ट्री के जो खर्चे होंगे वो उसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे सब खर्चे ही है, तो मोस्टली चीज़ें क्या होती है? 99% चीज़ें ऐड ही होती है। अब आप लोग को लॉजिकली मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ इनकम बन जाएगी, मतलब वो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट, इनकम, मतलब अगर हम लोग उस चीज़ से कमा लिए तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग का माइनस हो जाएगा। या हम लोग ने वो चीज़ जिस वक्त के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे उस वक्त का अगर वो नहीं रहेगा, उसको क्या करना है? माइनस करना है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बच गया किसी चीज़ का, बराबर है, तो उसको ये इसमें नहीं लेंगे, इसमें से क्या कर देंगे? हटा देंगे टोटल में से उसको। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक वगैरह क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब ये फैक्ट्री वर्ड हो गया, ऑफिस का हो सकता है, या तो उसके बाद कहाँ पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में जाएगा। बराबर है। तो इस तरह से हमारा पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चलता है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोग को और एक चीज मैंने बना के रखा हूँ, ये सैंपल दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को, ताकि थोड़ा सा उनको समझने में क्या आसानी हो। देखो अभी है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के क्या बन गया? आपका प्राइम कॉस्ट बन गया। इस तरह से उसको हम लोग को धीरे धीरे लेके चलना है। फिर यहाँ पे आपको लगा वर्क ओवर, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं हम लोग उसको, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पूरा फिनिश हो जाएगा। बस इतना ही चीजें आप लोग को दिमाग में रखना है जो मैंने आप लोग को बताया। बराबर है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग की पहली जिम्मेदारी है कि हर एक चीज को क्या कर लो? आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, थोड़ा सा जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से। अगर आपने उसको मार्किंग कर लिए तो आप लोग को बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे कि अब ये चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को तो पढ़ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट। अभी जो कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग वो ओवरऑल बना रहे हैं, लेकिन जब मोस्टली बनता है वो पर यूनिट वाइज बनता है, तो थोड़े अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन हम लोग सब करेंगे। लेकिन पहले सोच रहा हूँ कि आपका बेस बन जाए, तब हम लोग स्ट्रांग लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक क्वेश्चन के। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर थोड़ा सिंपल लग रहा है या बेसिक लग रहा है, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला है कि मैं हर एक स्टूडेंट के हिसाब से बना रहा हूँ, एवरेज, बिलो एवरेज, एडवांस स्टूडेंट सबके लिए। तो आप लोग अगर वो लग रहा है तो आप लोग उसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, या 2x पे देख सकते हैं अगर वो चीज़ आपको ईजी लग रही है। ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक है, क्या लिखा है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल लिया पेन का, तो अब पेन में सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल लगेगा, वो उसके बगैर पेन बनेगा, मतलब प्लास्टिक या इंक होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाएगा। बराबर है। तो मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल में। ठीक है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है फिनिश स्टॉक। अब फिनिश स्टॉक जो होता है ना, हमेशा याद रखना, वो एक अलग चीज है कि मतलब आपके पास पुराना स्टॉक बचा होगा जो बन के रखा होगा, क्योंकि फैक्ट्री का प्रोडक्ट बन जाता है आपका। बराबर है। तो फिनिश कॉस्ट जो होता है आप लोग का, हमेशा याद रखना, ये जो आता है आपका कॉस्ट, मोस्टली क्या होता है आप लोग सोचते हैं कि फिनिश स्टॉक मतलब फैक्ट्री के बाद आएगा। नहीं, फैक्ट्री के बाद नहीं आएगा, उसमें ऑफिस के खर्चे मिलाए थे, क्योंकि ऑफिस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसके लिए काम करता है? ज्यादातर चीजें फैक्ट्री में ही उसको मिला दिया जाता है, मतलब फैक्ट्री के कॉस्ट में मिला, इसलिए उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही काउंट किया जाता है कॉस्ट शीट के हिसाब से। मतलब ऑफिस के जो खर्चे किसके हिसाब से किया जाएगा? उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ही हमेशा क्या आएगा? आपका फिनिश गुड आएगा। अब फिनिश गुड मतलब समझो एग्जांपल, आप आज के लिए कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्ट शीट कर रहे हो, तो कल का जो बचा था, सिंपल सी बात है, आज कल जो बच गया था, आज वो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। मतलब ओपनिंग क्या करेंगे? अभी के आज के लिए क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। आज जो बच गया वो क्या होगा? उसको अपन ने यूज नहीं करे, बच गया ना, ये मतलब आज के दिन का खर्चा नहीं है, वो कल मतलब आज माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, तो आज का क्लोजिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग को समझना है। तो ये जो फिनिश गुड है ये ओपनिंग है, मतलब पहले से बचा हुआ था आपके पास, तो सिंपल सी बात है, आज उसको आपको क्या करने वाले? यूज करने वाले हो। तो ये क्या है आप लोग का? क्लोजिंग फिनिश गुड। बराबर है। तो इसको लिखते हैं हम लोग लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या होगा? सॉरी, लेस नहीं होगा, ऐड होगा, ओपनिंग है ये।
क्लोजिंग वाला माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आप लोग को देखिएगा तो समझ लेने का वो डायरेक्ट मटेरियल रहेगा, मतलब फैक्ट्री के ऊपर डायरेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली यूज होने वाला है डायरेक्ट मटेरियल। अब ये डायरेक्ट वेजेस है, मतलब ये आप लोग का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं आप लोग, या डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग को लिखा है, बराबर है। चलिए आगे लिखा हुआ है पावर। पावर कहाँ पे लगती है आपको, पावर जो मतलब बोलते ना हैवी बोलते ना वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी है, तो सिंपल सी बात है फैक्ट्री में लगता है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, वर्क ओवरहेड। ये दो आपको फैक्ट्री बोला ना, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क ओवरहेड। तो मोस्टली लोग उसको वर्क ओवरहेड ही लिखते हैं, तो आप लोग भी उसको ही लिखें चलेगा। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लाने के लिए आप लोग को खर्चा लगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे आप लोग, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन आपने बनाया, तो स्पेशल डिजाइन है मतलब नॉर्मल रहता तो आप लोग उसको फैक्ट्री में लेते, लेकिन स्पेशल है मतलब वो आप लोग को क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट, मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्टली ही लग रहा है, क्योंकि वो स्पेशल डिजाइन के बगैर वो प्रोडक्ट बन सकता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं, ठीक है ना। आगे मतलब वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल लाने के लिए खर्चा है, तो सिंपल सी बात है डायरेक्ट मटेरियल में ही जाएगा वो। उसके बाद रेंट है ऑफिस का और फैक्ट्री का। तो देखो अभी सिंपल है, रेंट किसका है, ऑफिस का, तो ऑफिस का है तो किधर जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, बराबर है। और दूसरा क्या है, सेलिंग, फैक्ट्री का है तो कहाँ पे जाएगा, वर्क ओवरहेड। ये याद रखना, इसको हम लोग वर्क ओवरहेड लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जरूरी नहीं मैं जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं लिखूँ, वो आप लोग अपनी मर्जी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको समझने के ऊपर है, वो आप लोग हर एक जगह अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखो, मतलब हर क्वेश्चन में सेम तरीके से प्रैक्टिस करो तो आप लोग को इजी लगेगा, ठीक है। वर्क ओवरहेड हो गया। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं कि टेलीफोन कहाँ पे होता है, यूज होता है ऑफिस में, तो हम लोग उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ले लेते हैं। हाँ, अगर कुछ उसके इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके ऊपर चेंजेस करना पड़ेगा। अभी मैंने उसको समझ लिया कि भाई टेलीफोन ऑफिस में ही मोस्टली यूज होता है, बाकी जगह भी होता है लेकिन जनरली ऑफिस में होता है, इसलिए हम लोग तो ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में लिए। एडवर्टाइजमेंट, सिंपल से बात, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं हम लोग, बेचने के लिए, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ यूज हो रही है, ऑफिस की, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे मिलो उसको। कहाँ यूज हो रही है, फैक्ट्री में, तो उसको कहाँ लेंगे हम लोग, वर्क ओवरहेड में, बराबर है, या वर्क कॉस्ट, सॉरी वर्क ओवरहेड बोलेंगे। मशीनरी लॉस्ट इन फायर। अब मशीनरी क्या हो गया आप लोग की, फायर की वजह से जल गया। अब ये किसी भी कॉस्ट शीट के अंदर ना, ये जो बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस, तो ऐसे लॉस को हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर लेते नहीं है, याद रखना। तो ये आपका इग्नोर करना है आप लोग को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कोई खर्चा पैसा पे नहीं कर रहे हैं, मतलब एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग इसमें लेते नहीं है कॉस्ट शीट में, ठीक है ना। तो चलिए आगे आता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मतलब आप लोग की असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी खर्चा है आप लोग का। तो प्लांट मशीनरी कहाँ यूज होती है, फैक्ट्री में, तो उसको हम लोग कहाँ लेंगे, वर्क ओवरहेड। डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन मतलब प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आप लोग कब यूज करते हैं, जब आप लोग का प्रोडक्ट बिक जाता है, तो वो आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, उसका डेप्रिसिएशन। डिलीवरी वैन नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन आएगा, डिलीवरी वैन तो असेट में रहेगा। इनकम टैक्स कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं रहता है, तो इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि इनकम टैक्स आप लोग कॉस्टिंग का पार्ट में नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोग का सैलरीज। सैलरीज मोस्टली कंसिडर किया जाता है कि भाई वो ऑफिस के लिए लगने वाले हैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगा। उसके बाद आपने डोनेशन दिया है, तो डोनेशन आप लोग कॉस्ट शीट में लेते नहीं है, क्योंकि वो आपकी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, वो आप लोग का एक्स्ट्रा खर्चे में आता है। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आप लोग को मोस्टली तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट देगा, लेकिन अगर आप लोग को नहीं दिया है तो आप लोग उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ शोरूम। अब शोरूम क्यों यूज करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बनाने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन आपने लिया है तो वो ना तो आप लोग का फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, मतलब वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे लेते नहीं है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। आपने स्क्रैप बेचा। अभी देखो यहां पे सब क्या था, सबके सब खर्चे ही आ रहे थे। अब ये आ गया आप लोग का सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। आपने फैक्ट्री का स्क्रैप बेचे तो यहाँ पे पैसा जाएगा नहीं, आप लोग का पैसा आएगा, इसलिए आप लोग का फैक्ट्री का है तो आप लोग क्या करेंगे, वर्क ओवरहेड में क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों कर रहे, तो मैंने आप लोग को बताया कि ये आप लोग का खर्चा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, खर्चा ही चीज को, हर एक को क्या करें, सब खर्चा ही है, तो धीरे धीरे उसको पाइल अप करके लास्ट में आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिर प्रॉफिट निकालने वाले। इसलिए आप लोग ये खर्चा नहीं है, ये कि आपका इनकम है, तो रिवर्स होगा ना, अब खर्चे के बदले हम लोग का इनकम आ गया, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें से कॉस्ट को हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए माइनस कर लेते हैं, याद रखना। हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड मिला है आपकी कंपनी का तरफ से, तो डिविडेंड आपका कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है, वैसे भी वो इनकम है, लेकिन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड आपकी कॉस्ट शीट में आता नहीं है। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ बैठता है, आप लोग का ऑफिस में बैठता है, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में, बराबर है। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर,
आप लोगों ने सेल्स लीड मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप लोगों ने कैटलॉग वगैरह आप लोगों ने लोगों को बांटे होंगे, तो सिंपल सी बात है वो कैटलॉग बाकी आपने तो कहाँ पे जाएगा, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक दो चीजों का दिया है, रॉ मटेरियल का स्टॉक बच गया आप लोग का, तो आपने मतलब यूज नहीं करे रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में से, बराबर है। और फिनिश गुड भी आपने जो बच गया रहेगा अपना प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था, कहां पे आता है फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, उसके बाद आता है, ये दो चीजें, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, या फिनिश गुड की हेडिंग में ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए लिखता हूं कि स्टूडेंट को याद है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड आता है। थोड़ा सा आप लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को एकदम नकली लगने लगेगा। अब ये हो गए हम लोग के मार्किंग्स। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट्स, बराबर है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट मतलब हम लोग कहाँ क्या क्या लिखा है, देखो 60% ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड 40% आर रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि टेलीफोन एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर लूंगा। स्टार मार्क से अच्छा आप लोग क्या करिए, वहां पे एडजस्टमेंट नंबर लिख दीजिए कि किसका है, वो फर्स्ट का है, फर्स्ट का नहीं सॉरी ए का है, तो ए लिख दीजिए ताकि आप लोग को समझे कि भाई आप लोग एडजस्टमेंट ए सॉल्व करना है आपको। क्या लिखा है वहां पे, 60 एंड 40, मतलब 60 किसका है, ऑफिस का है, 40 किसका है, आप लोग का सेल्स डिपार्टमेंट है। तो मैं ये आप लोग के लिए फॉर्मेट अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोग को एडजस्टमेंट समझा सकूं, बराबर है। अभी नहीं समझा रहा हूं एडजस्टमेंट मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, जब ये चीज मेरी क्या बोलते हैं जब पोस्टिंग करने लगूंगा तभी, खाली मैंने उसको मार्किंग करके रख दिया। उसके बाद लिखा है सैलरीज टू बी एलोकेटेड फैक्ट्री ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट 1:2:1। तो सैलरीज के बारे में है तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एडजस्टमेंट बी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टू बी अपॉर्चुनेट इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड इधर ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट, तो मतलब ये वाला है, तो ये हमारा सी, ठीक है। उसके बाद लिखा है सेल्स आर टू बी मेड ऑन 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे 20%। तो सेलिंग प्राइस आप लोग को दिया नहीं तो निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन बहुत ईजी होता है, उसका लॉजिक भी आप लोग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सब में पहले हम लोग का ये आप लोग कॉस्ट शीट का फॉर्म में बना लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा मैंने बना के रखा हूं ताकि बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो और थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखे, इसलिए। बाकी आप लोग एक एक करके बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग का सब में पहले जो कंटेंट रहता है वो रहता है आप लोग का, याद रखिए, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, ये मेन हेडिंग है आप लोग की, क्योंकि मोस्टली क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल में मल्टीपल चीजें आती है। तो उसमें है पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है सब में पहले। तो आप लोग यहां से लिख लेंगे उठा के, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 20,000, तो यहाँ पे 20,000। अब देखें, हाँ यहाँ पे बहुत सवाल उठता है, सर 2 कॉलम बनाए अमाउंट के, 3 बनाए के, 4 बनाए के, 1 बनाए, ऐसा नहीं है। जो सिंपल कॉस्ट आएगी उसके लिए आप लोग 2 कॉलम ही यूज करो, मतलब मल्टीपल चीजें रहेंगी तो अंदर यूज करो और उसका टोटल करके बाहर ले लो, बस इतना ही सिंपल सा याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का रॉ मटेरियल। उसके बाद है वहां पे रॉ मटेरियल के बाद फॉर्मेट में आएंगे हम लोग, तो आप लोग का नेक्स्ट है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जहां जहां दिख रहा है आप लोग को उसको लेना है, तो ये रॉ मटेरियल आ गया, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है जरा देखिए परचेस का अमाउंट, 15 लाख, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 15 लाख, बराबर है। देखो एक चीज और होती है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये अमाउंट लिखने में गलती होती है उनकी, तो याद रखना हमेशा, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत सारे अमाउंट है ना, लोग थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इधर का उधर चले जाते हैं। तो हमेशा क्या यूज करने का आप लोग स्केल यूज करने का। अभी ये मेरा थोड़ी स्केल थोड़ी छोटी है, लेकिन आप लोग जब टेक्स्ट बुक यूज करेंगे, मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक है ऐसा, तो छोटी स्केल से जब आप लोग यूज करेंगे आपकी मतलब नॉर्मल स्केल से, जो आप लोग बड़ी मतलब ना एक बड़ी साइज की स्केल, तो ऐसा रखेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। तो ऐसा रख के आप लोग देखा करो ताकि आप लोग को कोई गलती नहीं हो, याद रखना, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, वैसे तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ 15 लाख, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल में और क्या चीजें हैं, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। तो कैरेज का अमाउंट कितना है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, इसका अमाउंट भूल गया मैं, कितना जरा देखिए, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल का 20,000, तो यहाँ पे 20,000,
उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट ये हो गया कह रहे हो कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई ऑन रॉ मटेरियल, वो है आप लोग का 60,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्राई ऑन रॉ मटेरियल। वो कितना था आप लोग का 60,000। तो ये लिख लेते हैं हम लोग 60,000। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ढूंढ के लिखते नहीं, तो और अगर चाहिए तो आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं कि आप लोग का ये हो गया है, बराबर है, ताकि आप लोग को दोबारा क्या हो, ढूंढने के इतना टाइम नहीं लगे। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। और कहीं डायरेक्ट मटेरियल लिख रहेगा आप लोग को 1 2 3 4, और डायरेक्ट मटेरियल कहीं है मार्किंग में आप लोग का यहाँ है, खाली आप लोग क्या करने का, माइनस करना है। तो यहाँ से आप लोग माइनस कर लेते हैं। क्या था वो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है आप लोग का 1,85,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,85,000। तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल का कंटेंट पूरा फिनिश। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, कितना आता देख लीजिए। तो आप लोग का आ गया 14,15,000। तो ये आप लोग लिख देंगे 14,15,000। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट आप लोग बी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ABCD से यूज करते हैं ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लिखे और अच्छा दिखे। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल आप लोग का। फिर क्या आता है आप लोग का डायरेक्ट लेबर, जिसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस लिखें तो भी चलता है। तो अभी देखो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस ही बोल दो इसको। कितना दिया था 4th नंबर पे आप लोग का 12 लाख। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। अब ये डायरेक्टली दिया है तो इसको आप लोग ध्यान देना, डायरेक्ट मल्टीपल चीजें मिलेगी तो आप लोग अंदर लिख के फिर बाहर लोगे उसको। अगर सिंगल चीज मिलेगी उसको डायरेक्टली आप लोग बाहर ले सकते हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस लिख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस जो आप लोग का कितना है 12 लाख। तो ये मेन हेडिंग है, तो इसको डायरेक्टली बाहर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर पे था आप लोग का C, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये लिख लिया आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप लोग देखोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग का एक ही चीज थी, क्या था, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। ये हो गया आप लोग का, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब ये अब क्या है आप लोग का कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, वो कितना है जरा देखिए आप लोग 50,000। तो वो आप लोग लिख लेते हैं 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 50,000 क्योंकि वो भी आउटर चीज में आएगा, बराबर है। अब आप लोग को डायरेक्ट वेजेस भी मिल गया, डायरेक्ट लेबर भी मिल गया, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, डायरेक्ट मटेरियल भी मिल गया, डायरेक्ट वेजेस भी मिल गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मिल गया। तीनों मिल गया, तो तीनों मिला के क्या बन जाता है आप लोग का प्राइम कॉस्ट। तो D नंबर पे लिख दीजिए प्राइम कॉस्ट, और यहां टोटल कर लीजिए तीनों चीज का। कैसे आया वो, A प्लस B प्लस C। A मतलब आप लोग का डायरेक्ट मटेरियल, B मतलब डायरेक्ट वेजेस, C मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के। अब तीनों का टोटल कर लीजिए आप लोग, तो सब मिला के आ गया आप लोग का 26,65,000। तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग 26,65,000। तो ये हो गया आप लोग का प्राइम कॉस्ट, बराबर है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आप लोग याद रखेंगे हेडिंग क्या है आप लोग की, वर्क ओवरहेड्स, या आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों सेम चीज ही है। तो मैं लिखता हूं वर्क्स ओवरहेड। वर्क ओवरहेड का मतलब आपकी कौन सी हेडिंग है, वो मेन उसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री की चीजें। हाँ, वर्क मतलब जहां पे वर्क होता है, मतलब वो फैक्ट्री। ठीक है, अब इसका कंटेंट आप लोग को ढूंढना है, WO हमने लिखे हुए शॉर्ट फॉर्म में, तो वो चीज आप लोग ढूंढ लीजिए। तो क्या क्या जरा देखिए, WO कहाँ का लिखा है, पहले लिखते हैं पावर। तो पावर का अमाउंट मैं देख लेता हूं, पावर का अमाउंट है आप लोग का 99,500। तो यहां पे आएगा पावर 99,500। इसमें भी मल्टीपल चीज है तो मैं अंदर लिख रहा हूं। हाँ, फिर उसके बाद आता है पावर के बाद वर्क ओवरहेड, ये भी हो गया। उसके बाद है आपका रेंट, किसका है आप लोग का, फैक्ट्री का। देखो वर्क ओवरहेड बराबर है, तो कितना है उसका जरा देखिए आप लोग 70,000। तो यहां पे रेंट 70,000। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का रेंट हो गया यहाँ पे
ये भी टिक हो गया, नहीं ये टिक नहीं हुआ, ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। वर्कआउट ये भी हो गया। उसके बाद है आप लोग का टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का कितना था आप लोग का 30,000, तो यहाँ पे लिख लेते हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कितना था 30,000। एक बार रीवेरीफाई कर लेता हूं मैं आप लोग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का कितना था 30,000। एक मिनट, थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम होता है, मैंने आप लोग को बोला था। देखो अब ये मशीन लॉस बाय फायर का किसका याद नहीं आ रहा मेरे को, ये रहा आप लोग का फैक्ट्री 30,000 बराबर है। अब उसके बाद वर्कआउट और कहाँ दिखते हैं आप लोग को देख लीजिए, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये देखो एकदम सिंपल है, मतलब आप लोग करने जाएंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा और बहुत बोलते ना इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगी। बस ये है कि आपको फॉर्मेट दिमाग में रखिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ आप लोग सिंपल रखेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। फिर फैक्ट्री वर्ड के बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग का फैक्ट्री वर्ड कहाँ गया आप लोग का, मैंने अभी यहाँ पे लिखा, सॉरी डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन कितना है आप लोग का 80,000, तो आप लोग लिख लेंगे 80,000, ठीक है। उसके बाद आप लोग का है वर्कआउट और कौन सा हो गया, ये वाला हो गया बराबर है। ये वाला भी इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे और देखेंगे तो वर्कआउट क्या था, सेल ऑफ स्क्रैप एक बचा है और कुछ नहीं बचा है। लेकिन याद रखना बहुत लोग क्या स्टूडेंट गलती करते हैं कि एडजस्टमेंट भूल जाते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फैक्ट्री के ऊपर लिखा था। देखो यहाँ पे था टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस का है और सेल्स का है, तो एक काम करना चाहता हम लोग को टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस और सेल्स का है, तो हम लोग को यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साथ में लिख देना चाहता जब एडजस्टमेंट मिला था। तो क्या होता है कि भूल जाते स्टूडेंट। सैलरीज टू बी एलोकेटेड फैक्ट्री ऑफिस एंड सेल्स। देखो सैलरीज जो थी आप लोग की, ये जो सैलरीज का पार्ट है ये ऑफिस का भी है, फैक्ट्री का भी है, मतलब वर्क ओवरहेड का भी है, ठीक है, और सेल्स का भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। तो वर्क ओवर में हम लोग को सैलरीज को बांटना है। आप सैलरीज का अमाउंट देखिए कितना है आप लोग का, ये रहा आप लोग का सैलरीज का अमाउंट बराबर है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ बराबर 2,50,000। तो सैलरीज आप लोग की कितनी है 2,50,000। इसको आप लोग को बांटना है, किसको किसको बांटना है, फैक्ट्री को, ऑफिस को और सेल्स को। इसको 1, इसको 1:2, इसको 2:1, 1:2:1 बराबर है। तो 2,50,000 जो है आप लोग के, इसके कितने हिस्से करना है आप लोग को, मल्टीप्लाई बाय 1, पहले का 1, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है टोटल 1 + 2 3 और यह 4, तो होता है 62,500। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या था उसका नाम, सैलरीज बराबर है। तो क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग सैलरीज पे, ये भूल जाते हैं स्टूडेंट, याद रखना सैलरीज कितना था 62,500। इसलिए यहां पे जो मैंने गलती करा वो आप लोग नहीं करना, एक तो स्केल यूज करना और दूसरा ये जो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो पहले वहां पे मल्टीपल चीजें लिख देना, ठीक है। तो ये अपना हो गया कौन सा वाला, वर्क ऑर्डर वाला पार्ट हो गया, सैलरीज का हो गया। अभी देखते हैं और कुछ था क्या, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है वो ऑफिस में भी आएगा और सेल्स डिपार्टमेंट में भी आएगा बराबर है, और कुछ नहीं है। बाकी फैक्ट्री के ऊपर कुछ चीजें नहीं थी। अब हम लोग की देखो फैक्ट्री की चीजें हो गई क्या, लगभग चेक कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग का ये बाकी है बराबर है, इसको भी कर लेते हैं। और कुछ फैक्ट्री की चीजें बची क्या, नहीं, सब चीजें हो गई बराबर है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। अब अगर आपने फैक्ट्री स्क्रैप बेचे तो मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों को पैसा मिल रहा है, अब ये सब खर्चे थे तो उसका रिवर्स, उसको क्या कर लेंगे आप लोग, माइनस कर लेंगे। तो माइनस सेल्स ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप बराबर है। उसका अमाउंट देखो कितना है फैक्ट्री स्क्रैप का आप लोग का 7,500। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 7,500। हाँ ये भी ध्यान में देना कि अगर कोई चीज माइनस करना है उसको ब्रैकेट में डालो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो गलती करा, यहाँ पे क्या डालो, उसको ब्रैकेट में डालो ताकि उसको एग्जामिनर को समझे कि उसको चीज को माइनस करना है। तो ये आप लोग भी ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखिए कितना टोटल आता है 3,34,500। ये आपका आ गया टोटल, किसका आ गया, ये आप लोग का याद रखना वर्क ओवरहेड का टोटल आ गया, ठीक है। अब हम लोग का उसके बाद आता है हम लोग का ई के बाद एफ आता है, मतलब क्या है, वर्क ओवरहेड का टोटल निकालने के बाद उसको क्या करना है आप लोग को, ये जो ये भी खर्चा है ये भी खर्चा है, दोनों को क्या कर लेने का आप लोग को प्लस कर लेना है, क्योंकि ये कॉस्ट था, ये
डायरेक्ट कॉस्ट था मतलब प्रोडक्ट का, अब ये आपका फैक्ट्री का कॉस्ट है, बराबर है। तो ये भी उसमें क्या हो जाएगा आप लोग का प्लस हो जाएगा, तो आप लोग को मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। इसकी हेडिंग है वर्क ओवरहेड, मतलब ये फैक्ट्री के ओवरहेड है, लेकिन जब उसमें प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो वर्क कॉस्ट बन जाता है दोनों मिलाने के बाद। मतलब कैसे आ गया आप लोग का, ये क्या था नंबर आप लोग का, डी प्राइम कॉस्ट मतलब, और उसमें आपने क्या मिला दिया, वर्क ओवरहेड को टोटल मिला दिए, तो उसका नाम क्या था आप लोग का, ई। दोनों प्लस कर लेंगे आप लोग, मतलब ये और ये प्लस, तो अभी आप लोग 3,34,500 प्लस कितना है 26,65,000 मिला दिया तो आप लोग का हो गया 29,99,500। तो यहां पे लिख देंगे आप लोग 29,99,500। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का इसका टोटल। तो अब यहाँ पे लाइन खींच देता हूं मैं ताकि समझे कि टोटल इसका पार्ट था। मोस्टली कोशिश कीजिए कि वो चीज़ वहीं रहे, नई चीज़ नई पेज पे शुरू करो, ऐसा मतलब बीच में मत छोड़ा करो, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि भाई वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ वो वहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट, मतलब अब तुम्हारा फैक्ट्री के खर्चे खत्म हो गए, बराबर है। अब फैक्ट्री के बाद प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, मतलब खर्चे किसके आते हैं, ऑफिस के आते हैं, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, बराबर ना। तो अब ऑफिस के फॉर्मूले मतलब पहले एफ के बाद जी, ठीक है। अब उसमें मेनली क्या आ रहा है आप लोग का, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। अब इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को क्वालिटी कंट्रोल, फिर आप लोग का एक और कॉस्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी लिया था, बराबर ना। तो वो मोस्टली आपको अभी ये क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पिछले लेक्चर देख लेना तो डिटेल हो जाएगी। लेकिन उसका डायरेक्ट इतना बोलो ना कंटेंट आता नहीं है, और आया तो भी आप लोग को याद रखना है कि भाई इधर लोग को लेना है उस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कौन कौन से हमारे पास है। अब उसकी कंटेंट में आएंगे हम लोग, तो ओ एंड ए ढूंढना है हम लोग को, क्या ढूंढना है, ओ एंड ए। तो पहले आएगा हम लोग का रेंट एंड रेट्स ऑफिस का, कितना है जरा देखिए उसका, रेंट एंड रेट 50,000, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रेंट एंड रेट्स, कितना था वो 50,000। इसमें भी मल्टीपल चीजें हैं तो मैं अंदर के कॉलम में लिख रहा हूँ, बराबर है। एकदम सिंपल सा है, खाली थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एकदम सिंपल लगने लगेगा। ये हो गया हम लोग का रेंट्स एंड रेट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का। उसके बाद ऑफिस में टेलीफोन भी था उसके अंदर, बराबर है। टेलीफोन कितना है आप लोग का, देखो 30,000, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टेलीफोन चार्जेस, क्या लिखा था उसने, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सॉरी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टेलीफोन एक्सपेंसेस, बराबर है। अब इसको अमाउंट डायरेक्टली 30,000 हम लोग पूरा नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर ना। देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बारे में एडजस्टमेंट नंबर ए हम लोग क्या लिखा है, 60% आर टू बी ऑफिस एंड 40% सेल्स डिपार्टमेंट, बराबर है। तो मतलब ये हमने निकाल लिए थे, ये किसका था हम लोग का, हम लोग ने किए थे इसको सैलरीज के लिए किए थे शायद, बराबर है। अब हम लोग का जो है वो किसके लिए है, टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टेलीफोन एक्सपेंसेस 60% और 40%। 60% आप लोग का ऑफिस के लिए है और 40% सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बराबर ना, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग टेलीफोन एक्सपेंसेस का कितना परसेंट निकाल लेंगे, 60% निकाल लेंगे। तो 60% अगर हम लोग निकालेंगे, ये कितना अमाउंट था आप लोग का, ये 30,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस आप लोग का 30,000, बराबर है। तो ये 30,000 है, इसका आप लोग को कितना परसेंट निकालने का, 60%। तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12,000। कैलकुलेटर है आप लोग के पास, कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, लॉजिकली भी देख सकते हैं आप लोग, 4 के टेबल पढ़ लो तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का आ गया यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस, कितना है यहाँ पे चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं 60%, ठीक है। कितना था आप लोग का 18,000। तो ये हो गया आप लोग का टेलीफोन एक्सपेंसेस फिनिश। अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे, मतलब यहाँ पे आप लोग का ये टेलीफोन एक्सपेंसेस का आधा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये ऑफिस की है इलेक्ट्रिसिटी, कितना है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की, देख लीजिए आप लोग 15,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, कितना था 30,000, 30,000 कि 15,000, 15,000 है, सॉरी। तो ये आप लोग इसको रब कर लीजिए, ये है 15,000, बराबर है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी आप लोग की हो गई, कहाँ आप पूछे थे हम लोग, टेलीफोन एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिनिश, मतलब ये फिनिश हो गया। आगे आते हैं हम लोग
मशीन और ये तो नहीं लेता, डेप्रिसिएशन, हाँ ये डिलीवरी में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, इनकम टैक्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ देखो सैलरीज। अब सैलरीज का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज। नॉर्मली सैलरीज के बारे में कुछ नहीं रहता, हम लोग कहाँ ले रहे थे उसको, पूरा के पूरा ऑफिस में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा जरा देखो, सैलरीज के बारे में यहाँ पे था कि फैक्ट्री को हम लोग एक हिस्सा, दो हिस्सा ऑफिस में, बराबर ना। तो ये मतलब हम लोग का हो गया था 62,500 हो गया था। ये किसका था, हम लोग का फैक्ट्री का था, बराबर है। ये किसका है, ऑफिस का है। तो ऑफिस का दो हिस्सा है, तो वही काम करेंगे हम लोग। एक हिस्सा कितना था, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ जाएगा आप लोग का 1,25,000। तो ये आ गया आप लोग का 1,25,000। कैसे निकालना है, एकदम सिंपल, रेशियो जैसे हम लोग निकालते थे। आप लोग के पास 2,50,000 का अमाउंट है सैलरीज का, क्योंकि सैलरी आपने 2,50,000 दी है, बराबर है। उसमें से ऑफिस का कितना हिस्सा है, 2, टोटल कितने में से, 4 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, तो आप लोग का आ जाएगा 1,25,000। तो ये आप लोग लिख लेंगे 1,25,000। तो ये आ गया आप लोग का सैलरीज 1,25,000, ठीक है। सैलरीज के बाद और देखिए क्या है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, ये आप लोग का सैलरीज का पार्ट हो गया। उसके बाद है आप लोग का एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, बराबर है। तो वो लिख लेते हैं हम लोग, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब वो कितना है जरा वो देखिए आप लोग। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का कौन सा था, एडजस्टमेंट नंबर आप लोग का सी था। क्या लिखा था उसके बारे में जरा देखिए, ये रहा आप लोग का एस्टैब्लिशमेंट, 1 लाख का अमाउंट है, बराबर है। उसका देखो लिखा है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस आर टू बी अपॉर्शन्ड इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो 1 लाख का इक्वली मतलब इसका भी 50 उसका भी 50, ठीक है। एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का 50,000। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या क्या जरा देख लेते हैं हम लोग। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का ये पार्ट हो गया। उसके बाद रेंट ऑफ शोरूम तो सर इसमें जाएगा, डिविडेंड, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कितनी आप लोग जरा देख लो, 60,000। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग डायरेक्टर्स फीस। कितनी है, 60,000। अब चेक करेंगे कि और कुछ खर्चे बचे हैं कि हम लोग के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के। फिनिश, सारे पार्ट क्या हो गए हम लोग के, फिनिश हो गए। तो ये हो गया हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट फिनिश हो गया, बराबर है। अब इसमें कितने हैं हम लोग के, 1 2 3 4 5 6, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, बराबर है। तो देखो पहले क्या था आप लोग का 50,000 प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 3,18,000। अगर आप लोग इसको नीचे लिख रहे हैं ना, फिर इसको आप लोग लिखना पड़ेगा कि टोटल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो उसके हेडिंग के अंदर ही है, तो वो हम समझ लेंगे आप लोग क्या है, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का पार्ट है, बराबर है। अब क्या करना है, ये एक वर्ड, नया वर्ड आ गया, तो ये पुराने कॉस्ट में क्या कर लेंगे आप लोग, उसको ऐड कर लेंगे, मतलब इसको इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इतना सिंपल है, मतलब उसको कंपाइल करते आना है। पहले आप लोग का मेन कॉस्ट आया, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, फिर उसमें आपने फैक्ट्री का कॉस्ट ऐड कर लिए, ये तो अंदर का पार्ट है। फिर उसमें आप लोग ने तो आप लोग का फैक्ट्री का कॉस्ट ऐड कर लिए, मतलब फैक्ट्री के ओवर ऐड कर लिए, तो क्या मिल गया आप लोग को, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया या वर्क कॉस्ट मिल गया। अब वर्क कॉस्ट में आप लोग क्या ऐड करने वाले, ऑफिस के, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये टोटल आएगा आप लोग का, इसको मैंने आप लोग को बताया था, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में तो नॉर्मली सोचेंगे आप लोग, बोलेंगे तो सर ये GH लॉजिकली देखेंगे तो आप लोग क्या आप लोग बोलेंगे, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये है, फैक्ट्री का खर्चा ये था, तो इसको हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे था। लेकिन जनरली ये बोलते हैं कि भाई जो ऑफिस का खर्चा भी करे वो इंडिपेंडेंट कोई खर्चा नहीं है, वो पूरा के पूरा फैक्ट्री के लिए ही किया जाता है, इसलिए उसको फैक्ट्री में ही मिला दिया जाता है ऑफिस के खर्चे को कॉस्टिंग के अंदर। तो इसलिए इसको भी जो कॉस्ट है ऑफिस का, उसको भी कॉस्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है, इसलिए उसको हम लोग उसके ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है, मतलब फैक्ट्री के कॉस्ट तक, उसके बाद जो ऑफिस का कॉस्ट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप लोग को ये प्रोडक्शन करने का कॉस्ट ये आ गया। कितना आ गया, आप लोग को दोनों को टोटल करना है, तो 3,18,000 प्लस 29,99,500, तो आता है आप लोग का 33,17,500। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 33,17,500। ये आप लोग का वर्क कॉस्ट था, उसमें आप लोग ने ये इसके खर्चे प्लस किए तो आप लोग को मिल गया, तो क्या था आप लोग का ये F प्लस G। चलिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 33,17,500। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, मोस्टली स्टूडेंट क्या यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को लॉजिकली बताता हूं कि क्या को ध्यान देना है कि जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है आप लोग का, तो आप लोग का प्रोडक्ट बन चुका है, उसके सारे कॉस्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट तो यही बन चुका था,
लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के वर्ड के बाद वर्क कॉस्ट में ही बन चुका था, फैक्ट्री में ही बन चुका था। लेकिन नॉर्मली कॉस्ट शीट में ऐसा कंसिडर किया जाता है, मतलब कॉस्टिंग में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ऑफिस के खर्चे भी फैक्ट्री में ही ऐड कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर ही ऐड कर लो, क्योंकि डायरेक्टली ऐड कर लो, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही लो, क्योंकि ऑफिस का काम जितना भी हो रहा है वो सिर्फ फैक्ट्री के लिए ही होता है, इसलिए उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब ये आप लोग का जो प्रोडक्ट बना था उसके ऊपर लगा था, अभी लेकिन आपके पास पहले से बना हुआ प्रोडक्ट होगा, तो पहले से बना होगा तो वो आप लोग आज के दिन उसको यूज करने वाले हो, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, फिनिश गुड्स, मतलब जो पहले से बना हुआ है, तो फिनिश्ड गुड्स बराबर है। उसमें दो पार्ट रहते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड और लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। अब ये क्लोजिंग क्यों माइनस होता है, सिंपल सी बात है कि वो फिनिश गुड्स आज हम लोग यूज करने वाले नहीं है, मतलब वो फिनिश गुड हम लोग अभी उसको बेचने वाले नहीं है, क्योंकि वो बच जाएगा ना, बच गया ना, इसका मतलब वो बच गया, मतलब उसको यूज नहीं करने वाले, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आज के कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब आप लोग को ओपनिंग फिनिश गुड क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखेंगे तो फिनिश गुड आप लोग का यहाँ पे है 30,000 ये है, और आप लोग आगे देखेंगे तो आप लोग का यहाँ पे था क्लोजिंग फिनिश गुड 30,000, तो दोनों अमाउंट आप लोग को मिल गया। तो ओपनिंग कितना है 30,000 और यहाँ पे भी है 30,000, लेकिन याद रखना कि माइनस करने वाले को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आप लोग का, नील हो गया बराबर है। अब जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप जो कॉस्ट आएगा आप लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आप लोगों ने बनाया है, यहाँ पे क्या आएगा, जो गुड्स आप लोगों ने बेचने वाले वो गुड्स का कॉस्ट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब वो कैसे आता है, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप लोग का फिनिश गुड ओपनिंग प्लस कर लिए, क्योंकि आप लोगों ने उसको यूज करे, और जो आप लोगों ने यूज नहीं करे वो बच जाएगा, मतलब उसको आप लोग बेचे नहीं होंगे, तो इसलिए उसको क्या कर ले, माइनस कर ले, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये अमाउंट अभी सेम ही है, मोस्टली कभी कभार ये चेंज होता है अगर आप लोग का ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस होगा तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्लोजिंग ज्यादा हो तो यहाँ पे अमाउंट माइनस में आएगा, क्योंकि फिर उसको माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज याद बची है लास्ट में कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो आप लोग सारे निकाल लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बराबर है ओवरहेड्स। अब आप लोग इसमें ढूंढना है कि कौन कौन से आप लोग के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे बराबर है। अगर आप लोग देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में S&D में, तो पहले आप लोग का था, यहाँ पे आप लोग का पहले था टेलीफोन एक्सपेंसेस बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो पहला है टेलीफोन एक्सपेंसेस बराबर है। टेलीफोन एक्सपेंसेस का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखे थे, कितना था 12,000, क्योंकि वो 40% यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 12,000 बराबर है। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद आप लोग अगर आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या था आप लोग का, ये हो गया आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कितना है आप लोग का, देख लीजिए जरा 75,000, तो हम लोग लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट 75,000 बराबर है। उसके बाद देखेंगे आप लोग एडवर्टाइजमेंट हो गया आप लोग का। उसके बाद है आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, ठीक है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन उसका डेप्रिसिएशन देख लो आप लोगों को कितना है, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन का 20,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग 20,000। उसके बाद आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट था डिलीवरी वैन के बाद, हाँ डिलीवरी वैन के बाद आप लोग का हो गया, नेक्स्ट है आप लोग का सैलरीज। तो सैलरीज के बारे में भी हम लोग निकाल के रखे थे, उसका अमाउंट है 62,500 बराबर है। कैसे निकला, यहाँ पे आप लोग का 2,50,000 था सैलरीज, आप लोग की सैलरीज का अमाउंट बराबर है, उसका कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 जैसा आया था, तो आ गया आप लोग का 62,500। अब उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या बचा आप लोग का, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना था 1 लाख, उसमें से आधा लिखा था, देखो आधा आधा किसका है, सेल्स का है, तो 1 लाख का आधा आप लोग का होता है इक्वली, मतलब 50 बांटना था आप लोग को एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो कितना होता है 50,000। अब आगे बढ़ेंगे तो और कोई एक्सपेंस होगा तो हम लोग ले लेते हैं उसको, ये हो गया रेंट ऑफ
शोरूम, उसका कितना था आप लोग का 65,000। तो यहां पे ले लेते हम लोग रेंट ऑफ शोरूम 65,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट ऑफ शोरूम के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे तो ये सब नहीं आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बचा आप लोग का, मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर, उसका कितना था आप लोग का 10,000। तो लिख लेते हैं आप लोग मेलिंग चार्जेस। ठीक है, कितना था उसका 10,000। अब इसका आप लोग टोटल कर लीजिए। तो इसका टोटल करें तो आप लोग का आ गया 2,94,500। ये आ गया आप लोग का एक और एक्सपेंसेस जिसका नाम है आप लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये पुराने एक्सपेंस में आप लोग क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे। ये एक्सपेंस खाली ऐड करते ही जाना है, मैंने आप लोग को बताया था कुछ रिवर्स रहेगा तो आप उसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं एल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कैसे आया आप लोग का, COGS मतलब J प्लस K में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ऐड करें आपने, बराबर कितना आप लोग को टोटल करना है 33,17,500 अपने कर लिए। तो आ गया आप लोग का 36,12,000। ये आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया मतलब अपने सेल्स करने का पूरा कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद दो चीजें बचती हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं ताकि आप लोग थोड़ा समझ में आए। इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूं पूरी चीजों को ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना, अगर आप लोग अभी देखेंगे तो नेक्स्ट चीज जो है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का फॉर्मेट में क्या बचा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के दो कॉलम है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट आप लोग का कितना था 36,12,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 36,12,000। उसके आगे आप लोग को कंटिन्यू करना है, मैंने यहाँ पे बना लिया है ताकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रही मुझे इसलिए। ठीक है ना, अब हम लोग को यहाँ पे दो चीजें बचती है। इसका नंबर था आप लोग का मतलब अल्फाबेटिक हम लोग ने इसको L लिखे थे, फिर आएगा M, फिर आएगा N। इसको अब इसमें क्या आता है आप लोग का सेल्स, बराबर है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं सेल्स या सेलिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं बोलते, उसको सेल्स ही बोलते हैं। सेल्स मतलब आप लोग कितने का सेल्स कर रहे हो। ठीक है, अब वो कैसे आता है, यहाँ पे आएगा आप लोग का प्रॉफिट, आप लोग को क्या करना है उसमें ऐड करना है, और अगर लॉस होगा तो क्या करना रहेगा माइनस करने का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोग को, प्रॉफिट ही बोला है, तो आप लोग लॉस का पार्ट हटा सकते हो। तो आप लोग इसको लॉस का पार्ट हटा देता हूं मैं क्योंकि आप लोग को प्रॉफिट बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है इसके बारे में वो पढ़ने का है। प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है देखो, सेल्स आर टू बी मेड टू अर्न 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 20%। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सेलिंग ही नहीं मालूम है, सेल्स ही नहीं मालूम है, तो उसका 20% निकालेंगे कैसा। तो इसके लिए हम लोग, अगर आप लोग ने 13 में या 14 में आप लोग ने फायर इंश्योरेंस का चैप्टर किए होंगे, बराबर है। तो उसमें ऐसा था कि कन्वर्जन था, अगर आप लोग को सेल्स पे 20 बोल रहा है तो कॉस्ट पे जो कॉस्ट रहेगा आप लोग का, मतलब ये कॉस्ट, इसमें कितना रहता है 25 रहता है। अगर वो नहीं समझता है तो एकदम सिंपल देख लो, अगर आप लोग का सेल्स 100 है, लेट कर रहे हैं हम लोग, हाँ क्या लेट कर रहे हैं, सेल्स जो है आप लोग का, यहां पे थोड़ा लिखता हूं मैं, सेल्स का जो अमाउंट है वो आपका 100 है, हम लोग लेट कर रहे हैं वो 100 है, तो प्रॉफिट ऐड होता है, बराबर है। वो कितना बोला है क्वेश्चन में 20 बोला है, देखो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका बचता है, क्या बचता है आप लोग का ऊपर कॉस्ट, बराबर है, वो कितना रहेगा 80। कैसे, सिंपल सी बात है, आपने सेल्स कितना हो गया 100, कॉस्ट में क्या होता है प्रॉफिट आपका प्लस होता है, तो ये आता है, तो 20 में कितना प्लस हुआ तो 100 रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आप लोग का 80, इतना सिंपल है। तो आप लोग का मतलब ये 80 है। आप इसको परसेंटेज में समझ लीजिए, मतलब ये जो आपका अमाउंट है, ये जो आपका अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, ये 361200, बराबर है। इसको यहाँ पे क्या है आप लोग का क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लीजिए इसको, मतलब क्या है 36,12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 20 और डिवाइड बाय कितना आप लोग का 80, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, तो आप लोग का आ जाएगा 9,03,000। तो ये आ गया आप लोग का
9,03,000 बराबर है, दोनों को प्लस कर लीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 45,15,000। इस तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका मैंने आप लोग को बताया था, जब भी वो सेलिंग प्राइस पे बोलेगा, कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट पर डायरेक्टली 20% निकाले तो हो जाता, लेकिन ये अगर आप लोग ने 20% इस पे निकाले तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग का बोला है, सेलिंग का अमाउंट ही नहीं मालूम लोग को, 20% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है उसने, तो सेलिंग प्राइस ये वाला है, सेलिंग प्राइस मालूम ही नहीं क्वेश्चन में। तो याद रखना कि हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट का कितना ले लेंगे, 25 लेंगे, तो 36,12,000 अगर आप लोग लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे आप लोग, तो आप लोग को मिल जाएगा 9,03,000। दोनों तरीका है। अब बेस्ट तरीका मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है कि जरूरी नहीं कि 20 ही आए, कभी बोलेगा वो 10%, कभी बोलेगा वो 16%, कभी वो बोलेगा 30%, कभी बोलेगा 33%। तो ये लिख के ही आप लोग करना। कैसा करना है, एकदम सिंपल सा मैंने तरीका आप लोग को बता दिया कि पहले क्या करेंगे आप लोग, जब सेलिंग पे दे रहे हो, कॉस्ट पे तो टेंशन डायरेक्टली निकल जाएगा, सेलिंग पे तो टेंशन आएगा, तो सेलिंग को क्या लेने का, हमेशा हेडलाइट लेने का। प्रॉफिट कितना बोला है, 20%, तो यहाँ पे 20 लिया, तो सिंपल सी बात है, 100 लाने के लिए 20 में कितना ऐड करेगा मैंने, 80, तो ये 80 आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे अगर समझो एग्जाम्पल 30 रहता तो यहाँ पे कितना आता था, 70 आता था, तो वो बैलेंस ही निकाल के फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देने का और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेने का, तो ये अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग का सेल्स का अमाउंट आ गया। तो क्वेश्चन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को अगर बोलते ना स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो वगैरह लेना, आप लोग ले सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब सजेशन दे सकते हैं, और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और क्या क्या वीडियोस आप लोग को चाहिए। और चैनल को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलते ना शेयरिंग होगी उतना ज़्यादा हम लोग को और क्या बोलते हैं एनकरेजमेंट मिलेगा, और हम लोग और अच्छे से वीडियोस बनाते रहेंगे। पूरी टीम की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके। थैंक यू वेरी मच।